हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का 12वां इकाई यानी कि हमारा 12वां विषयांक पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है रानी। लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का यह रेखा चित्र रानी यानी कि अपने पालतू पशुओं के प्रति अगाध प्रेम रखने वाली महादेवी अपने जीवन की कुछ स्मृतियाँ अपने पालतू पशु पक्षियों के साथ बिताए हुए कई पलकों को अपने रेखा चित्र में अंकित करती है। तो यह रानी महादेवी वर्मा की एक श्रेष्ठ पालतू घोड़ी जिसका नाम था ताज रानी, उसकी स्मृतियों को जीवंत करते हुए महादेवी ने हमारे सामने उस अनुभवों को व्यतीत किया है। उस समय की यह बात है कि जब अंग्रेजी विरासत थी। महादेवी वर्मा कहती है कि इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिपत्य था। उस समय अंग्रेजों के बच्चों को सफ़ेद घोड़ों पर घूमते हुए देखकर महादेवी कहती है कि हमारी इच्छा भी होती थी कि हमारे पास घूमने के लिए घोड़ा होना चाहिए। पर उसके घर पर रहने वाला नौकर जिसका नाम था रामा, उसने बच्चों को कहानी में सुनाया था कि सफ़ेद घोड़ा यानी कि टट्टू होता है और उस पर तो उसे ही बिठाया जाता है जिसे सजा दी जाती है अपराधियों को। और इन अंग्रेजों के बच्चों को अपने देश में सजा मिली है और उसे इस घोड़ों पर बिठाकर यहाँ भेजा गया है, क्योंकि विलायत में गधे नहीं होते और उसे विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। यह बात रामा ने बच्चों की जिज्ञासा को मिटाते हुए, उसे समाधान देते हुए उसके दिमाग में डाल दी और बच्चों को भी यही लगा कि सफ़ेद घोड़ा यानी टट्टू होता है और उस पर तो अपराधी ही बैठते हैं। लेखिका कहती है कि एक दिन हम तीनों भाई बहन ने बापूजी के सामने एक मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना एक अन्याय है और अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं। बाबूजी ने हंसते हुए प्रश्न किया था कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे। तो लेखिका कहती है कि हम तीनों भाई बहन में से कोई उत्तर नहीं दे पाया। सब एक दूसरे को देखते रह गए, पर कुछ समय बाद सबसे अगुवा होकर मैंने गंभीर मुद्रा में उत्तर दे दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, क्योंकि वह बात रामा ने बताई थी और जिस पर बिठाकर तो सजा दी जाती है। पता नहीं कि बाबूजी ने रामा को डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिमी वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने की जगह नहीं थी और बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया था और उसकी मालिश करने के लिए, खाने पिलाने के लिए एक देखरेख रखने वाला छोटा सा छुट्टन नाम का साइंस रखा गया था। महादेवी वर्मा के आंगन में चॉकलेटी रंग का छोटा सा टट्टू यानी कि एक छोटी सी घोड़ी बाबूजी की कृपा से आ गई। लेखिका कहते हैं कि हम तो छोटे से टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए कि हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। कोई विशेष नौकर नहीं रखा गया था। रामा को नौकर कहा नहीं जा सकता था
क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हुई थी कि जिससे हम रोजी और निक्की, रोजी यानी लेखिका की पालती कुतिया थी और निक्की एक पालतू नेवला, वह साथ कूदते और उसे कूदने में कष्ट से मुक्ति हो जाती। इसलिए उसका दरवाज़ा, खिड़की सब जैसे थे वैसे ही रह गए थे। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, तो हम सब 4-5 दिन तो उससे रूठे हुए अप्रसन्न से घूमते रहे। परंतु अंत में उस टट्टू ने हम सबसे मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से पूछने पर रामा ने उसका नाम बताया कि उसका नाम है ताज रानी। ताजमहल का चित्र तो हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े श्रद्धेय हो गए थे कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाली दी गई थी। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष, क्रोध करुणा से पिघल जाता था और हम उस ताजरानी को अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। ताजरानी की सुंदरता की बात बताई गई है कि महारानी कहती है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी सी रह गई है। हल्का चॉकलेटी रंग, चमकदार, जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, यानी कि बड़ी बड़ी केश वाली, बड़ी काली स्वच्छ पानीदार और चमकती हुई गोल आँखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी ताजरानी, उजले सफ़ेद दांत और लाल जीभ, झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाने रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के काम आती थी। मोरछल के समान वह उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि हमारे पास नहीं थी, परंतु इतनी दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पटवे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं कि जैसे किसी अदृश्य साय से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो वह ताजरानी की सुंदरता की बात बताती हुई महादेवी कहती है कि वह इतनी सुंदर थी कि उसकी छवि आंखों में बस जाती थी। चॉकलेटी रंग उस पर दृष्टि पड़ती थी तब भी सरक जाए इतना वह सुकोमल था। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई, क्योंकि छोटे से बच्चों की कल्पना। महादेवी कहती है कि हम यह सोचते थे कि वह इतनी बड़ी क्यों है। छोटी होती तो हम उसे रोजी और नेकी की तरह अपने कमरे में रख लेते, अपने बिस्तर पर लेटाते, अपने साथ ले जाते। पर रानी तो बड़ी थी, उसे इस तरह तो कमरे में ले जा नहीं सकते थे। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। महादेवी कहती है कि हम कमरे में नहीं ले जाते थे, उसे नहीं ले जा सकते थे, परंतु उसका अस्तबल जहाँ उसे बांधा गया था वह बरामदा ही हमारा कार्यालय बन गया। यानी कि हम रानी को नहीं ले गए, पर रानी के साथ ही हम अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करने लगे।
बरामदा घोड़े बांधने की जगह तो थी नहीं। उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतिताज थे। उन्हीं में हमारा खिलौना यानी कि सारे खिलौनों का परिवार उस अलमारी में स्थापित होने लगा, यानी कि वहाँ इकट्ठे होने लगे। रानी की गर्दन में झुलझुल कर, उसके कानों और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसे बिस्कुट और मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हम बच्चों ने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि उसे न देखते तो हमसे नहीं रहा जाता था और हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। महादेवी कहती है कि फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई कि जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं रहता था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ हो जाते थे। छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरी पहर या संध्या के समय मेरे साथ यह कार्यक्रम शुरू होता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था कि इतनी सी सवारी से हमारा मन संतुष्ट नहीं होता था कि जब भी बारी बारी से रानी पर सवार होना पड़ता था और इतनी सवारी से हमारा मन नहीं भरता था। तो एक दिन छुट्टी थी, दोपहर का समय था, सब सो गए थे। हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। सब सो गई तब बच्चों ने रानी को खोलकर आंगन में लाई और चबूतरे पर उसके जीन के बिना ही उसकी नंगी पेट पर बैठकर अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा करने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताजरानी हमारी इस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती थी। वह पहचानती थी हमारे बच्चों की यह बात को और वास्तव में बालक की चेतना से विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का भी बोध रहता था उसे। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। छोटे से बच्चे पशु पक्षी वनस्पति सबको अपना परिवार मान लेते हैं। उसके लिए पशु या परिवार का सदस्य अलग नहीं होता। वह तो चेतना बड़ों के लिए मनोरंजन प्रिय मानवियों के लिए ही है कि वह पशु में अपना खाद्य पदार्थ खोजते हैं, उसे मारने पर अपना मनोरंजन पूर्ण करते हैं। बच्चों में यह चेतना नहीं है, वह तो उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वैसे भी पालने पर पशु पशु नहीं रहता, परिवार का एक ऐसा सदस्य बन जाता है कि वह अपने मालिक की आर्थिक स्थिति को न देखकर वह उसके प्यार और स्नेह को देखता है। वह उन आँखों को पहचानता है कि जिन आँखों में सदा उसके लिए प्यार झलकता है। उन हाथ को जानता है कि जो बड़े प्रयत्न से उसके मुंह में खाना रखता है। वह मालिक की आर्थिक उच्चता या उसकी निम्नता को नहीं पहचानता। पर मानव अपने पशुओं के इन प्यार को कभी कभी अपनी मनोरंजनता, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उसका शिकार कर उसे मिटाने पर तत्पर हो जाता है। कुदरत ने, ईश्वर ने मनुष्य की मनोरंजनता के लिए कितना बड़ा सर्जन किया है, पर मानव ही है कि उन मनोरंजनता से तृप्त नहीं होता और कुदरत के इस क्रम को तोड़कर स्वयं ही मुसीबत झेलने को तैयार हो जाता है।
उसका परिणाम समग्र सजीव सृष्टि को भुगतना पड़ता है। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पर यह बात बच्चों में नहीं दिखाई देती। वह तो पालतू पशु या पक्षियों को अपना परिवार ही मान लेता है। महादेवी की पालतू कुतिया और महादेवी के यहाँ रहने वाला पालतू नेवला, जिसकी बात बताती हुई महादेवी कहती है कि निक्की रानी की पूंछ से झूलता रहता था और रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कूद करती रहती थी, चढ़ती पड़ती रहती थी। हम सब उसकी पीठ पर गर्व से बैठते थे, मानो मयूर सिंहासन पर आरूढ़ हुए हों। और इसी तरह महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन सब रानी की पीठ पर बैठकर अपनी घुड़सवारी की शिक्षा लेते थे और इस तरह आनंद उठाते थे। यह हमारा 12वां विषयांग, उसका पहला भाग। इस वीडियो में दूसरा भाग यानी कि आगे का विषयांग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस विषयांग की बात कि महादेवी वर्मा रानी की खुली पीठ पर बैठकर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए जब सब लोग सो गए थे, तब बच्चों ने रानी के पीठ पर बैठकर घूमने का निर्णय किया। यहाँ तक की बात हम यहाँ पर रखेंगे, आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।